ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 3 का क्विक थ्योरी रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली थ्योरी को क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज्ड है, इन सबको क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, ये सीरीज जो ये कैसे काम करता है, अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब अगर ये सीरीज का ज्यादा फायदा उठाना है तो क्विक थ्योरी रिवीजन को देखने के बाद इस पर बेस्ड इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो करना है, उसके लिए हम लोग यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, उस पर जाकर के कर सकते हैं। उसका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट्स, कि जो भी मेजरमेंट होता है उसमें अगर एरर क्रीप कर गया, ठीक है, एरर आ गया, तो वो एरर कैसे आता है, क्या क्या टाइप होता है उसका, कैसे उसको मेजर करना है, और आखिर अगर एरर आ गया है तो उसके बाद तो हमको कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस ऑब्जर्वेशन को लेकर के। तो उस कैलकुलेशन में उस एरर को कैसे अकाउंट में लेना है, ये सारा चीज हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एरर का बात किया जाए तो एरर का दो मेजर टाइप्स होता है। एक होता है ऐसा एरर जिसका कॉज अपने को पता होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई स्केल का बात करें, कोई वर्नियर कैलिपर का बात करें, तो उसमें क्या कहानी होगा, अगर कोई जीरो एरर है तो यानी कि अपने को पता है कि उसका कॉज क्या है। जीरो एरर है तो उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा तो उसमें एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एरर सेम टाइप का एरर रिपीट होगा तो ऐसे एरर को बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम से चल रहा है वो एरर, हर ऑब्जर्वेशन में ही दिखेगा और उसका कॉज अपने को क्या है पता है। और एक टाइप का एरर होता है रैंडम एरर, जिसका कॉज अपने को पता नहीं होता है। ठीक है, रैंडम एरर जैसे मान लेते हैं अगर कोई हम यहाँ पर सेंसिटिव बीम बैलेंस से मेजरमेंट कर, सेंसिटिव वेइंग मशीन से, बीम बैलेंस नहीं, सेंसिटिव वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बगल से कोई जेसीबी क्रॉस कर रहा है, तो उस वेइंग मशीन का रीडिंग हो सकता है कि फ्लक्चुएट करे। ठीक है, या फिर अगर हम मान लेते हैं किसी रेजिस्टर से करंट मेजर कर रहे हैं और उसी टाइम पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हाउस में, घर में मेजरमेंट करें या लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो वोल्टेज सर्ज हो गया तो उसके चलते करंट के मेजरमेंट में एरर दिखेगा। तो ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स, जिनका कॉज अपने को नहीं पता है। ठीक है, तो वो दो टाइप का एरर अपने पास यहाँ पर है। एक सिस्टमैटिक एरर जिनका कॉज पता है, और ये सिस्टमैटिक एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कॉशियस होकर के। मतलब जैसे अगर कोई स्केल यूज करे तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि उसमें जीरो एरर है कि नहीं है। अगर जीरो एरर है तो उसको अकाउंट में लेने का कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉशियस होकर के हम लोग ऐसे एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये एरर का एग्जांपल है जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर कोई मीटर स्केल का बात किया जाए तो मीटर स्केल का लेंथ अपने को पता है गर्मी में चेंज होता है, ठंडा में चेंज होता है। ठीक है, तो मीटर स्केल का लेंथ के चेंज होने के चलते जो मेजरमेंट है वो अपना चेंज होगा, हालांकि चेंज बहुत छोटा होता है लेकिन चेंज तो होगा। तो वैसे एरर को हम लोग कॉशियस रह करके, मतलब देख करके कि हाँ टेम्परेचर बदला है तो हो सकता है कि लेंथ बदल गया होगा। या फिर पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो पैरेलैक्स एरर ये होता है, जैसे कोई भी हमको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं जनरली ये डायल इंस्ट्रूमेंट्स में ये एरर होता है। अगर घर का डायल इंस्ट्रूमेंट, सबसे सिंपल घर का घड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो घर के घड़ी में मान लेते हैं कि 4 बज रहा है। ठीक है, तो 4 बज रहा है अगर, तो ये जो सुई है, ये मिनट वाला, ये 12 पर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सुई को हम लोग थोड़ा इधर से देखें तो ये 12 के थोड़ा पीछे दिखेगा, या थोड़ा अगर लेफ्ट से देखें इधर से तो मेरे को ये सुई क्या दिखेगा, थोड़ा 12 के आगे दिखेगा। ठीक है, तो वो जो एरर दिख रहा है, चूंकि हम मेजरमेंट जो है वो पैरेलल डायरेक्शन से नहीं कर रहे हैं जिधर से हमको मेजरमेंट करना चाहिए था, तो वैसे एरर को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है, ये एरर जनरली केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में भी होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में कुछ हाइट तक मान लेते हैं लिक्विड है और उसका हाइट मेजर करना, मतलब हमको लिक्विड का वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ निकालना रहता है। ठीक है, तो अगर उसका हाइट मेजर करना है तो हाइट मेजर करने के लिए बोला जाता होगा कि उसको हम लोग आई के लेवल पर ही देखेंगे टेस्ट ट्यूब को ला करके। अगर नीचे देखेंगे तो जो है, जो लिक्विड का हाइट है वो थोड़ा कम दिखेगा, अगर ऊपर करके देखें तो लिक्विड का हाइट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। इसी एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को, ये सारा एरर्स जिनका कॉजेज नोन है इनको सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं, और जिनका कॉजेज अननोन है इनको बोलते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, अब रैंडम एरर्स में कौन कौन सा एग्जांपल है, जैसे एक एक्सीडेंटल एरर हो गया। एक्सीडेंटल एरर जैसे अभी बता रहे थे कि वो वोल्टेज सर्ज के चलते रेजिस्टेंस में करंट एक बैग से बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल एरर। ठीक है,
तो एक्सीडेंटल एरर्स इसमें आता है, लीस्ट काउंट एरर आता है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं सिंपल स्केल से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सिंपल स्केल से अगर किसी लाइन के लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उस लाइन का लेंथ, लेट इट बी मिलीमीटर स्केल है तो उस लाइन का लेंथ क्या आएगा, लेट इट बी आता है 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 144 मिलीमीटर, ठीक है। तो 14.4 सेंटीमीटर अगर लाइन का लेंथ आ रहा है, यानी कि एक्चुअली में तो लेंथ उतना होगा कोई जरूरी नहीं है, 14.4 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी लाइन को हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तब अपने पास कहानी समझ में आएगा। अगर वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो वो लाइन थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा, उसका मेजरमेंट थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा। अगर उसी लाइन को हम लोग स्क्रू गेज से मेजर करें तो वो मेजरमेंट थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर वही होता है कि जो स्केल है, स्केल का अपना कुछ एक लिमिटेशन है लीस्ट काउंट के चलते, और उस लिमिटेशन के चलते वो कभी एग्जैक्ट एकदम जो वैल्यू है, प्रिसाइज वैल्यू वो नहीं देगा, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा है तो यानी कि कुछ एरर रह जा रहा है, चाहे हम जो भी स्केल यूज कर लें कुछ एरर रहेगा, ठीक है। तो वैसे एरर को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। और ये जो भी रैंडम एरर्स है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाई टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स। रिपीटेड मेजरमेंट्स मतलब जैसे एक्सीडेंटल एरर अगर होगा तो वो एक मेजरमेंट में होगा, दो मेजरमेंट में होगा, तीन मेजरमेंट में होगा, हर मेजरमेंट में कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेजरमेंट्स करेंगे तो उसमें अगर उनका एवरेज ले लेंगे तो अपना जो एक्सीडेंटल एरर है वो क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सीडेंटल एरर्स, जहां पर भी एक्सीडेंटल एरर्स दिख रहा है, जैसे मेजरमेंट करेंगे तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा, तो वैसे ऑब्जर्वेशन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो अपना जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वैसे करके हम लोग, या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करके, जैसे अभी बताएं सिंपल स्केल से ना मेजर करके वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो लीस्ट काउंट एरर जो है वो कम हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर से ना मेजर करके स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो लिस्ट काउंट थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंप्रूव करेंगे, रैंडम एरर जो है वो क्या होगा, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर का ही जो एक पार्ट है वो क्या होगा, धीरे 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 रिड्यूस होगा, ठीक है। और सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे पैरेलैक्स एरर को अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, पैरेलैक्स एरर को रिड्यूस करने के लिए जैसे डायल का जो पॉइंटर होता है, मोस्टली डायल वाले में होता है, तो डायल का जो पॉइंटर है पीछे में जहां पर नंबर्स लिखा हो उसके पीछे में हम लोग एक मिरर लगा देते हैं, मिरर पर वो नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब भी मेजरमेंट लेने का कोशिश करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये डायल का पॉइंटर और मिरर में जो इसका इमेज बन रहा है, अगर इधर से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सेम लाइन में नहीं रहेगा, अगर इधर से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सेम लाइन में रहेगा। जैसे अगर तुमको दिखाया जाए तो ये दोनों अभी सेम लाइन में, अगर थोड़ा इधर से देखेंगे तो सेम लाइन में नहीं दिख रहा, अगर थोड़ा इधर से देखेंगे तब भी सेम लाइन में नहीं दिख रहा। तो जब ये दोनों सेम लाइन में दिखेगा तब अपना कहानी क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ अब ठीक है, अब जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो मेजरमेंट क्या है, सही होगा, सही के ज्यादा पास होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये सारे एरर्स को, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को ऐसे कुछ कुछ दिमाग लगा करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर लेते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब अपने पास जैसे एरर हो रहा है तो उनका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा कि एरर आखिर कितना बड़ा है कितना छोटा, उस हिसाब से अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं एरर को, तो सबसे पहला जैसे मान लेते हैं कि कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम किए किसी चीज का, जैसे करंट का ही अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया एक रेजिस्टर में करंट का, ठीक है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं v बाई आर करके, करंट इन रजिस्टर v बाई आर करके, ठीक है। या फिर अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तब फिर हम लोग क्या करेंगे उसको आगे बताते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू निकाल लिए, ट्रू वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, तब क्या कहानी होगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, ठीक है। तो जब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर है तो एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करता है डेल्टा ए से, जहां पर ए क्या है वो ऑब्जर्वेशन का टर्म कॉइन किया, जैसे अगर करंट रहेगा तो डेल्टा आई उस हिसाब से, ठीक है। तो ये डेल्टा ए जो है ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ए का माइनस ए का कुछ ट्रू वैल्यू रहा होगा, एक्चुअल वैल्यू रहा होगा, तो उसको अगर माइनस कर देंगे ट्रू वैल्यू को ऑब्जर्व्ड में से तो वो अपने पास क्या दे देगा, एरर दे देगा इन ए, ठीक है। अब अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं है, अगर ट्रू वैल्यू अपने को नहीं पता है तो क्या करेंगे, तब जो एवरेज है या जो मीन वैल्यू है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू लेकर के चल लेंगे, जो मीन वैल्यू है,
ठीक है। जैसे अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो इन सब का एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेना तो आता ही है, ठीक है। और नहीं आता है तो बेटा 9th-10th का मैथ्स, ठीक है। अब इन सब का एवरेज लेकर के और उसके बाद इसी को हम लोग बोल दें कि यही जो है वो ट्रू वैल्यू है, और उसके बाद हर एक में हम लोग एरर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हर टाइम जैसे मान लेते हैं अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हर बार ये ऐसा तो नहीं करेंगे 10 में एब्सोल्यूट एरर बताएंगे। तो एक क्यूमुलेटिव जो डेटा है उसका क्यूमुलेटिव की वो डेटा कैसा है, कितना एरर है उसमें, उसको देखने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर है सबका मीन। लेकिन यहां पर हम लोग एक चीज क्या करते हैं कि इसको हम लोग मॉडुलस के साथ एब्सोल्यूट एरर्स को लेते हैं। मॉडुलस के साथ क्यों लेते हैं, उसके पीछे का रीजन है, देखो समझा देते हैं। अगर हम मॉडुलस के साथ नहीं लेते, ठीक है, तब अपना डेल्टा मीन जो होता, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा लिख देता सीधा सीधा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन n, मान लेते हैं कोई सीधा सीधा ऐसा लिख देता, ठीक है। तो डेल्टा A1 क्या होता, डेल्टा A1 हो जाता A ऑब्जर्व्ड 1 A1 माइनस ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू को तो हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, तो A1 माइनस AM प्लस ये क्या हो जाता A2 माइनस A मीन प्लस डॉट 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 प्लस AN माइनस A मीन डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो यहां पर अगर A मीन को हम साइड कर लें, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहां तक AN तक, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाई n, ये दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, माइनस यहां पर क्या आएगा AM n टाइम्स है, ठीक है, 1 2 3 4 n टाइम्स है AM, तो यहां से क्या आ जाएगा n इंटू AM अपॉन AM अपॉन n, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो मीन वैल्यू ही है ना, सब सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ के डिवाइड बाई n कर दिए, तो ये भी मीन वैल्यू है, और वहां पर भी n डिवाइड बाई n तो 1 हो जाएगा, तो वहां पर भी मीन वैल्यू है, तो a मीन माइनस a मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मॉडुलस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग मीन वैल्यू को ही ले रहे तो कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ एब्सोल्यूट एरर्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ना कर दे, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ए डेल्टा ए मीन निकालिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू जो है वो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन है। अगर मान लेते हैं करंट रिलेटेड भी अगर 1.5 एम्पियर है और उसमें एरर मान लेते हैं 0.2 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि करंट जो है वो क्या है, हम करंट को ऐसा लिख देंगे, करंट जो है वो 1.5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है, ठीक है। ऐसा हम लोग करंट को लिख सकते हैं, और इसके लिखने का मतलब क्या हो गया कि लगभग लगभग जो वैल्यूज है वो अपने पास 1.5 माइनस 0.2 यानी कि 1.3 से लेकर के 1.5 प्लस 0.2 यानी कि 1.7 तक जो करंट का वैल्यूज है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया। अब जैसे अगर बात किया जाए कि किसी लेंथ के मेजरमेंट में, जैसे हम बोलते हैं कि किसी लेंथ के मेजरमेंट में एरर जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो ये एरर छोटा है या बड़ा है, तो ऐसे तो नहीं बता सकते ये एरर छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर ये 1 मिलीमीटर का जो एरर है ये मान लेते हैं कि 5 मीटर के मेजरमेंट में हुआ है, तब ये छोटा एरर है, उस हिसाब से छोटा एरर है। लेकिन अगर ये 1 मिलीमीटर का एरर जो है ये किस कोई वायर है जिसका डायमीटर मान लेते हैं 2 मिलीमीटर है, उसी के मेजरमेंट में एरर 1 मिलीमीटर है, तो ये बहुत बड़ा एरर है, ठीक है। वैसे ही अगर बोला जाए 1 मीटर का एरर, तो ऐसे सुनने में लग रहा होगा 1 मीटर बहुत बड़ा एरर हो गया भाई, लेकिन अगर वो एरर 5 किलोमीटर के मेजरमेंट में है तो वो एरर छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए कि एरर को हम लोग तब तक मतलब विजुअलाइज नहीं कर सकते जब तक अपने को वैल्यू ना पता हो कि एक्चुअली में जो ऑब्जर्वेशन था उसका वैल्यू कितना था। तो इसलिए हम लोग रिलेटिव एरर को डिफाइन करते हैं। जो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, इसका मॉडुलस होता है रिलेटिव एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर तो अपने पास दिया कि एरर कितना बड़ा है, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू था उसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं किससे, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर से। और अगर इसी में 100% से मल्टीप्लाई कर दी तो यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा,
ठीक है, एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है, एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100%, ठीक है, वही हो गया परसेंटेज एरर। और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये भी एक्चुअल में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी एन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के एरर का। इससे ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में भी देखोगे, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो बता देते हैं। ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 जो सारा कहानी है, ठीक है, सबका स्क्वायर करके हम लोग उन सब का मीन ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा A1 जैसे AI माइनस A2, तो AI क्या हो गया, ith ऑब्जर्वेशन माइनस A2, तो वो क्या होगा, डेल्टा AI। तो डेल्टा AI का अगर हम स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर का अगर हम मीन ले लें, ठीक है, डेल्टा ए सबका स्क्वायर कर दी। जैसे मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस, नेगेटिव को बेसिकली पॉजिटिव करने के लिए यहां पर स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और स्क्वायर करके अगर सबका हम मीन ले लिया, तो अब ये जो एरर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि एरर का स्क्वायर है, क्योंकि एरर का स्क्वायर किया तो वो एरर का स्क्वायर हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ डेल्टा AI का स्क्वायर का समेशन अपॉन n। अगर इसको सिंपल टर्म्स में लिखा जाए तो 1/n इंटू A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही A2 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही AN माइनस A2 का स्क्वायर और इसी का अंडर रूट, ठीक है। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो अपना सारे ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है वो ए मीन प्लस माइनस 1.96 सिग्मा के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसके बीच में यानी कि ए मीन माइनस 1.96 सिग्मा से लेकर के ए मीन प्लस 1.96 सिग्मा तक लाई करेगा फॉर लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्सीडेंटल एरर्स को अगर हम हटा दे तब का कहानी है, ठीक है। तो 95% प्रोबेबिलिटी है और 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है, जो सारा ऑब्जर्वेशन जो है वो ए मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में लाई करेगा। मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर के ट्रू वैल्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में ही मोस्टली ऑब्जर्वेशन लाई करेगा और ये 99% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों जो डेटा है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो देखते हैं कि यही ये लगभग लगभग क्या होता है, ट्रू होता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 5 मेथड है मेजरमेंट का, एरर का मेजरमेंट का, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो हम लोग रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, ये दोनों को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर से बात बनता नहीं है, तो हम लोग इसलिए जब भी यूज करेंगे मोस्टली हम लोग परसेंटेज या रिलेटिव एरर को यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कभी कभी ये टर्म सुने होगा कि ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है या ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा प्रिसाइज है। जैसे सुनते हो कि कोई चीज प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन आखिर क्या चीज है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब हम लोग एक शूटिंग रेंज में जाते हैं, ठीक है। शूटिंग रेंज में गए और अपने पास 2 शूटर्स अपने को दिख रहा है कि वो शूट कर रहा है। अब कहानी क्या है वो थोड़ा समझाते हैं। शूटर्स जो शूट कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको दिख नहीं रहा है कि मेरा शॉट कहाँ जा रहा है, उसको केवल बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। और दिख रहा है कि हाँ बीच में एक कुछ बड़ा सा गोला मार्क किया होगा जिसमें कि अपने को शूट करना है, उसको केवल बोर्ड और वो पॉइंट दिख रहा है कि कहाँ पर अपने को शूट करना है, ठीक है। और उसको हर एक जब शॉट फायर कर रहा है तब अपना उसको हर एक शॉट नहीं दिख रहा है, ठीक। तो अब हर एक शॉट नहीं दिख रहा, लेकिन हम क्या किए, हम एक वो दूरबीन ले लिए और उससे हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों शूट कैसा कर रहा है, ठीक है। और हम पहुंचे तो देख रहे हैं कि दोनों अपना शॉट मारने का कोशिश कर रहे हैं। अभी ये दोनों बोर्ड्स व्हाइट व्हाइट कलर में यहाँ पर ऐसा दिखाया गया, ठीक है। अब एक्स और वाई अपना फर्स्ट शॉट लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट शॉट अपने पास लिया, तो अब जैसे फर्स्ट शॉट अगर ले लिया तो क्या बोलोगे, अगर ये फर्स्ट शॉट केवल दिखाया गया है एक्स और वाई का, सेंटर ऑफ बोर्ड तो अपने को दिख ही रहा है, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ लगभग, ठीक है। तो कौन ज्यादा बढ़िया, ज्यादा प्रोफेशनल शूटर है, तो वो देख करके लग रहा है अभी कि एक्स जो है वो ज्यादा बढ़िया शूटर है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट शॉट को हम गोला कर देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट शॉट देखें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉट देखने पर अब क्या लग रहा है, अब कौन अच्छा शूटर है, तो अब थोड़ा दिमाग चकरा रहा है कि हो सकता है कि वाई बेटा अच्छा शूटर हो, लेकिन उसका हो सकता है कि गन जो है वो थोड़ा खराब है, थोड़ा लाइंड अप नहीं है अच्छे से,
ठीक है, गन थोड़ा उसका खराब है, मारना चाह रहा है सेंटर में लेकिन चल जा रहा है थोड़ा इधर, ठीक है। तो अगर अगर वाई को ये मौका दिया जाए कि एक बार वो बाइनोकुलर लेकर के, दूरबीन लेकर के एक बार वो अगर देख सके अपना शॉट कि कहाँ जा रहा है, तो वो उसको करेक्ट कर लेगा थोड़ा, फिर वो क्या करेगा, सेंटर थोड़ा इधर ऊपर मारेगा तो जाकर के उसका शॉट सेंटर पर लगेगा। तो अगर उसको ऐसा मौका दिया जाए तो वो सुधार लेगा अपना शॉट। लेकिन एक्स को ऐसा मौका दिया भी जाए तब भी उसके शॉट से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, एक बार उसका शॉट यहाँ लग रहा है, एक बार यहाँ लग रहा है। जैसे अब अगर 10 शॉट देखें तब अब क्लियर हो जाएगा अपने को, अगर 10 शॉट तक हम देखते हैं तब अब क्लियर हो जा रहा है कि एक्स उतना बढ़िया शूटर नहीं, ये भी अच्छा शूटर है, इसका 10 का 10 बोर्ड पर लैंड किया है, लेकिन उतना बढ़िया शूटर नहीं है जितना बढ़िया शूटर वाई है, ठीक है। और इसलिए कभी कभी देखोगे जब आर्मी उर्मी का शूटिंग होता है, उन लोग को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उन लोग का ग्रुप फायरिंग बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप फायरिंग क्या होता है कि आपको मारना है, शॉट मारना है आपको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ हम मार रहे हैं, लेकिन वो सारा शॉट का जितना बड़ा सर्कल बन रहा है उसका डायामीटर जो है, मतलब दो शॉट्स के बीच का जो मैक्सिमम दूरी है, ठीक है, उसका डायामीटर जो है वो कितना है, अगर वो ज्यादा है यानी कि आप बढ़िया शूटर नहीं है जैसा एक्स के केस में, और अगर वो कम है यानी कि आप अच्छा शूटर हैं, ठीक है। यही चीज होता है ग्रुप फायरिंग में, इसको बोलते हैं ग्रुप फायरिंग। और वाई जो है वो ग्रुप फायरिंग टेस्ट अगर लिया जाए तो वाई जो है वो क्या है, ज्यादा अच्छा शूटर है, ठीक है। तो अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो अपना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, अगर यहां पर देखा जाए तो एक्यूरेसी जो है वो मेजरली जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो एक्यूरेसी खराब रहेगा, अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, बशर्ते कि ऑब्जर्वर अच्छा हो, ठीक है। और प्रिसीजन जो है वो मेजरली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी हम किसी ऑब्जर्वर को दे दें, जैसे शूटर के हाथ में अगर अच्छा राइफल दे दें, जैसे एक्स के हाथ में मान लेते अगर अच्छा राइफल ही रहता तब भी वो उतना बेटर शूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वही कहानी है, प्रिसीजन जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, और एक्यूरेसी जो मेजरली क्या है, इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन केयरलेस ऑब्जर्वर के साथ एक्यूरेसी जो है वो कभी कभी लगता है कि इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर केयरलेस है तब, ठीक है। लेकिन और एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर देख, मतलब बहुत विजिलेंट ऑब्जर्वर है, तब उसके लिए जो कीन ऑब्जर्वर जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है जैसे कोई बहुत विजिलेंट ऑब्जर्वर है, उसको हम बोल दिए कि तुम बेटा एक वायर का थिकनेस नाप के बताओ, और तुमको हम नॉर्मल स्केल दे रहे हैं मिलीमीटर वाला, तो वो उतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसको जितना अच्छा जितना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है। तो वही कहानी है, अगर हम मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड का थिकनेस, कोई कार्डबोर्ड है जिसका थिकनेस रेगुलर स्केल से मेजर करते हैं और वो कार्डबोर्ड का थिकनेस लेटेड विद 2 मिलीमीटर आता है, और जब हम स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा बेटर आएगा, और वो कितना आ रहा है, 2.25 मिलीमीटर आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्क्रू गेज का मेजरमेंट जो वो ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू जो हम लोग नॉर्मल स्केल से किए थे, या फिर अगर हम लोग वर्नियर से भी करते तो उससे भी ज्यादा प्रिसाइज रहता है स्क्रू गेज वाला। और प्रिसीजन यहाँ पर देखते हैं अगर, तो जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है अगर वो बढ़ेगा तो प्रिसीजन भी बढ़ेगा, या फिर अगर एक्यूरेटली बोला जाए तो डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पर डिजिट जो है, जैसे यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं था, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, नॉन जीरो डिजिट्स का नंबर बढ़ते जाएगा तो उससे प्रिसीजन मेरा बढ़ेगा। या फिर अगर बोला जाए तो प्रिसीजन इंप्रूव्स विथ इंप्रूवमेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर इंप्रूव करते जाएंगे तो प्रिसीजन जो है किसी ऑब्जर्वेशन का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई अच्छा ऑब्जर्वर है, थोड़ा दिमाग लगाता है, और वो क्या करता है, कार्डबोर्ड का थिकनेस नापना है, तो वो बोलता है कि भाई चलो मेरे पास तो नॉर्मल स्केल ही है, इसका हम कैसे आउटपुट अच्छा ले सकते हैं। वो क्या करता है, वैसा वैसा 10 कार्डबोर्ड को लेके स्टैक कर देता है, और स्टैक करके एक पाइल बना लेता है, और वो पाइल ऑब्वियसली ज्यादा मोटा होगा, और उसका थिकनेस मेजर कर लेता है, और वो उसका थिकनेस 23 mm मेजर करता है, मान लेते हैं। जैसे 23 mm अगर थिकनेस मेजर कर रहा है तो एक कार्डबोर्ड का थिकनेस कितना होगा, 2.3 mm, तो ये 2.3 mm जो है ये 2 mm से तो ज्यादा ही प्रिसाइज है ना। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वर अगर विजिलेंट हो जाए तो वो प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकता है। जैसे अगर हम सिंपली बोले कि एक पेपर का थिकनेस मेजर करो, तो वो पेपर का थिकनेस स्क्रू गेज से भी मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा, पेपर बहुत पतला होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर से वही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 100 पेपर को एक साथ इकट्ठा करके अगर हम उसका थिकनेस मेजर कर ले तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा भाई एक पेपर का थिकनेस जो है वो एक्चुअली में कितना होगा, ठीक है। तो प्रिसीजन जो है वो विजिलेंट होने से थोड़ा ज्यादा बेटर प्रिसीजन मिलता है अपने को, ठीक है। और एक्यूरेसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट बढ़िया रहेगा, इंस्ट्रूमेंट अगर एक्यूरेट रहेगा उसमें कोई जीरो एरर नहीं होगा, ऐसा मतलब
इंस्ट्रूमेंट अगर अपग्रेडेड रहेगा तो उससे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अपना इंप्रूव होगा, बशर्ते कि ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, विजिलेंट है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए अपने पास, तो बेटर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए एक्सीडेंटल एरर्स जो है, अच्छा पीछे वाला नोट कर लिए थे ना, नहीं किया तो बैक जाके तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बेटर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए अपने को एक्सीडेंटल एरर को हमेशा एलिमिनेट करके चलना है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई रेजिस्टर वाले ही एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें करंट मेजर किया जा रहा है, तो उसमें मान लेते हैं करंट का रीडिंग कुछ ऐसा आ रहा है, 10 बार मेजर कर रहे हैं और कुछ ऐसा रीडिंग आ रहा है। ठीक है, अब ये सारा ऑब्जर्वेशन जब हम लिखेंगे अपने लैब चार्ट में, मान लेते हैं उसमें जब हम लिखने का कोशिश करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये जो एक ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा अटपटा सा ऑब्जर्वेशन है, बाकी सारा 1.25 के आसपास का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा अटपटा सा, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग मान लेंगे कि हम 9 ही मेजरमेंट किए हैं और वो 9 मेजरमेंट्स ऐसा ऐसा है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो वो ही अपना एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल एरर को हम लोग इग्नोर करके एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कोई ऐसा भी बोल सकता है कि अगर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस का ध्यान रखना, जैसे यहां पर देख रहे हैं अगर 1.24 जो है वो अगर एक्सीडेंटल एरर को इग्नोर कर दिया जाए तो 9 बार में 1.24 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि 1.24 ही इस करंट का एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट भी ये बोल सकता है कि 1.24 एम्पियर जो है वही ट्रू वैल्यू है। जैसे लेंथ के मेजरमेंट में जनरली ऐसा होता है, एक ही ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 बार अगर करेंगे तो एक ही ऑब्जर्वेशन 7 बार दिखेगा, यानी कि वही जो ऑब्जर्वेशन है वही क्या है, उसका ट्रू वैल्यू है, मतलब क्लोज टू ट्रू वैल्यू। उसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, और वो एरर क्यों है, लीस्ट काउंट के चलते, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किस चलते, अपने लीस्ट काउंट के चलते। ठीक है, समझ में आ गया एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, और दोनों में फर्क क्या है। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, यहां से भी जो लिखना है लिख सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि एरर का प्रोपोगेशन कैलकुलेशन में कैसे होगा। जैसे हम लोग जान रहे थे कि अगर बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो एरर रिड्यूस होगा, ये सारा कहानी तो हम लोग सीख ली कि एरर रिड्यूस कैसे होगा, एरर के साथ डील कैसे करते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन कोई हो रहा है उसमें एरर हुआ है, तो अब उस एरर को आगे, उस ऑब्जर्वेशन को हमको कैलकुलेशंस में रखने की जरूरत पड़ सकता है। तो उस एरर्स को कैसे हम कैलकुलेशन में प्रोपोगेट कराएंगे ताकि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी उस एरर के चलते जो वेरिएशन हो वो दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बार देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे प्रोपोगेट कराएंगे, फिर लिस्ट काउंट एरर के बारे में जानेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर रेज करने के लिए हम लोग जानेंगे, फिर एक हम लोग जनरल अप्रोच देखेंगे, वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तब अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बात किया जाए, ठीक है, प्रोपोगेशन कैसे होगा उसमें एरर का, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन ए था और कोई ऑब्जर्वेशन बी था। ठीक है, जहां पर ए में एरर डेल्टा ए था, बी में एरर डेल्टा बी था, दो ऑब्जर्वेशन लिए और दोनों को अपने को ऐड करके एक रिजल्ट निकालना है सी। ठीक है, तो अब सी अगर रिजल्ट निकालना है तो सी जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम कहानी है, हम यहां पर लिख लेते हैं ए प्लस माइनस बी है, लेट इट बी। ठीक है, तो इक्वल्स टू अगर ए प्लस माइनस बी है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, सी में एरर सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, सी को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से अगर बात किया जाए तो सी प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल्स टू, ए और बी को एक साथ कर लेते हैं तो ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, प्लस माइनस के साथ कैसे डील करें। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस डेल्टा है तो ये तो क्लियर है। ठीक है, और ये प्लस माइनस को अगर इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई प्लस होगा, प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाए, एक बार हो सकता है प्लस मल्टीप्लाई हो जाए, एक बार माइनस हो सकता है माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये प्लस माइनस डेल्टा बी देगा। अगर प्लस माइनस यहां पर लिख देते हैं हम, अगर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स करें तो ये प्लस माइनस एक्स।
ठीक है, तो ये प्लस माइनस एक्स ही देगा, ये कुछ अलग नहीं देगा, ठीक। और वैसे ही अपने पास जैसे अब ये प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा भी आ गया, तो अब यहां से हम लोग प्लस माइनस को कॉमन बाहर निकाल ले अगर, तब भी यहां पर अपने पास अंदर में जैसे अब प्लस माइनस था तो उसमें प्लस माइनस कॉमन बाहर निकाल के फिर से प्लस माइनस ही अंदर बचेगा, तो फिर से वही कहानी, ठीक है। अब a प्लस माइनस बी जो है ये कहानी c के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब ये कहानी अगर c के इक्वल है तो हम यहां से इन दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा c जो है, अब यहां से प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एक्चुअली में वैसे कैंसल आउट नहीं होता है, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसल आउट हो गए, प्लस माइनस ही देता है, ठीक है। बट ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा सी इक्वल्स टू ये प्लस माइनस जब अंदर जाएगा तो फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो अब अपने पास कहानी क्या है कि डेल्टा सी जो है ये प्लस माइनस डेल्टा और प्लस माइनस डेल्टा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहां से अपने पास 4 वैल्यूज आएगा, कौन कौन सा 4 पॉसिबल वैल्यूज है, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा सी अगर बात किया जाए, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा सी, तो वो अपने पास है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कॉमा फिर यहां से एक और हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फिर यहां से माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा हो जाएगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज है डेल्टा सी का। अब जब भी हम एरर का बात करते हैं तब हम लोग सी में मैक्सिमम एरर का बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी हमको एरर को रिड्यूस करने का बात आएगा तब क्या किसको रिड्यूस करना, मैक्सिमम जो एरर हो रहा है उसी को रिड्यूस करने का बात आएगा। तो जब भी हम लोग इसीलिए एरर का बात करते हैं तब हम लोग मैक्सिमम एरर का बात करते हैं। तो सी में जो मैक्सिमम एरर इन चारों में से हो सकता है वो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम एरर जो है वो हो सकता है ये प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम एरर का वैल्यू, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैक्सिमम एरर हमेशा यही होगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो प्लस माइनस को अलग अलग करके भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम एरर अगर वैसा होगा तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, डेल्टा सी का वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, और जब भी हम डेल्टा सी ऐसे लिख रहे हैं मतलब डेल्टा सी का मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जो एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड करके हम लोग रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं। ओके तो इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या है। पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे एरर प्रोपोगेट होता है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके अब अगर लीस्ट काउंट एरर का बात किया जाए तो जैसे कोई भी स्केल है, ठीक है, उससे जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई रीडिंग लेते हैं, तो उसके लिए अपने को 2 रीडिंग का पॉइंट्स लेना पड़ता है, एक फाइनल रीडिंग एक इनिशियल रीडिंग, ठीक है। जैसे कोई लाइन का लेंथ मेजर कर रहा है, मान लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा, कोई टूटा हुआ स्केल है उससे किसी लाइन का लेंथ मेजर कर रहा है, तो क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग लेते हैं, लाइन को रखते हैं किसी 2 पॉइंट्स के बीच में, एक इधर का रीडिंग एक इस एंड का रीडिंग, दोनों को लेकर के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर के अपने पास लाइन का लेंथ आता है, ठीक है। तो अब कुछ लोग को डाउट लग रहा होगा कि सर जीरो पर तो हम एग्जैक्टली रख सकते हैं, तो एग्जैक्टली कभी नहीं रख सकते हैं जीरो पर, उससे थोड़ा आगे पीछे हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें डाउट लग रहा है, हाँ मिलीमीटर स्केल में लगेगा कि हाँ जीरो पे रखा जा सकता है, जैसे अगर मीटर स्केल में चल जाएंगे तो ये लीस्ट काउंट एरर और कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जीरो पे रखने का एक्यूरेसी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर वर्नियर कैलिपर में चल जाए, स्क्रू गेज में चल जाए, तो स्क्रू गेज में एग्जैक्टली जो जीरो पर लाइन है, रेफरेंस जीरो वाला जो सर्कुलर स्केल है वो रेफरेंस लाइन पर है कि नहीं है ये अपने को एग्जैक्टली नहीं पता चलता। सिमिलरली वर्नियर कैलिपर में हो सकता है कि जीरो पे जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा हो तब भी जीरो जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो, ठीक है। तो वहां से अपने को ये भी नहीं पता चले कि जीरो एरर है कि नहीं है, और अपना इनिशियल रीडिंग में एरर क्रीप कर भी जा रहा है, ठीक है। तो वहां से एक फाइनल रीडिंग हो रहा है एक इनिशियल रीडिंग हो रहा है, और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के अपने पास लेंथ आएगा फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। अब दोनों ही रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगा, ठीक है। फाइनल रीडिंग में मान लेते हैं डेल्टा आर फाइनल है, इनिशियल रीडिंग में डेल्टा आर इनिशियल है। और जब भी हम लोग रीडिंग में एरर का बात करेंगे, किसी भी रीडिंग में एरर का बात करेंगे, ठीक है, जैसे सिंपल अगर हम ऐसा बोले कि ये अपना कॉमन नॉर्मल स्केल जो है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके मार्किंग से 1 2 3 4 5 ठीक है, ऐसा करके कुछ मार्किंग से, और एक लाइन आ रहा है और वो यहाँ कहीं खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहीं खत्म हो जा रहा है ये लाइन, तो अब कोई क्या बोलेगा
कि सर ये लाइन जो है, ये लाइन मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 और 4.5। तो ये लाइन सर 4.4 और 4.5 के बीचों बीच है। तो कोई इसका रेट, कोई इसका वैल्यू बोल सकता है सर 4.4 है, कोई बोल सकता है कि सर 4.44 है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मेंटली उसको 10 डिवीजन में डिवाइड कर दे अंदर वाले को, उस हिसाब से। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एरर हो सकता है, अगर इस लाइन का लेंथ अगर 4.45 होता और कोई बोलता कि नहीं सर 4.4 ही है, ठीक है, तो 4.4 ही और 4.45 एक्चुअली में अगर होता तो मैक्सिमम एरर कितना होता, लीस्ट काउंट बाय 2 का 0.05 का एरर हो जाता। ठीक है, तो 0.05 सेंटीमीटर का, तो लीस्ट काउंट बाय 2, जो कि इसका लीस्ट काउंट जो वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट बाय 2 का एरर होता। या तो हम फाइनल रीडिंग का बात करें या इनिशियल रीडिंग का बात करें, दोनों ही में जो एरर होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होगा। तो इसलिए हम लोग लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर डेल्टा एल बोल रहे हैं, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है। तो अब लीस्ट काउंट बाय 2 प्लस लीस्ट काउंट बाय 2 यानी कि किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा, और इसीलिए इसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो इस किसी भी ऑब्जर्वेशन में, कोई भी हम लोग किसी भी कितना भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तो उसमें एक एरर क्रीप करेगा ही करेगा। और वो क्यों क्रीप कर रहा है, क्योंकि वो जो apparatus है उसका एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है, उसका लीस्ट काउंट है, और उस लिमिटेशन के चलते जो एरर आ रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब जैसे मान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में एरर कैसे प्रोपोगेट करेगा। फिर से यहां पर मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी x है जो कि a इंटू बी है, a में एरर वही है डेल्टा a, और b में एरर वही है डेल्टा b। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है तो हम यहां से लिख सकते हैं सीधा सीधा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अपने को डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से अपने पास x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इधर ब्रेक कर देंगे तो यहां से आ जाएगा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस भी प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, देख चुके हैं हम लोग, तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब फिर से x जो था वो तो a इंटू बी था, तो ये x और ये a b कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस को उधर लेके जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये कुछ अच्छा फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो इसको अच्छे फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x यानी कि x क्या था, x को हम लोग इधर साइड अगर रखना तो a इंटू बी रखेंगे, तो दोनों साइड अगर x से डिवाइड कर दे तो यहां से दिखेगा अपने पास डेल्टा x ओवर x जो आएगा, यहां पर प्लस माइनस b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा b ओवर b प्लस माइनस इसमें a के साथ a को रख देते हैं इनटू b के साथ b को रख देते हैं, तो डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई b। ठीक है, तो यही डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगा। और इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात किया जाए, जब भी हम लोग एरर का बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, ये डेल्टा x बाई एक्स क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा a बाई क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन a, और डेल्टा b बाई b क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, तो जब भी हम लोग एरर का बात करते हैं तब हम लोग मैक्सिमम एरर का बात करते हैं, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का अगर बात किया जाए तो तीनों में प्लस साइन ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों में प्लस साइन, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर ए और बी का फ्रैक्शनल एरर छोटा है, अब छोटा मतलब कितना छोटा होगा, तो अगर ये जानना है कि कितना छोटा होगा, कितना छोटा तक जस्टिफाइड है, तो उसके लिए क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस पर जाकर के इसी का एरर एनालिसिस का देख सकते हैं, उसमें अपने को मिल जाएगा कि छोटा मतलब कितना छोटा, बड़ा मतलब कितना बड़ा। ठीक है, तो अगर ए और बी का फ्रैक्शनल एरर छोटा है, ठीक है, जनरली हम लोग 10% से छोटा एज्यूम करके चलते हैं, क्यों करते हैं वही वहां पर पता चलेगा। तो हम लोग जो टर्म है डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, यहां पर इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन एक्स जो है
वो इक्वल है फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ठीक है, सीधा सीधा बोले कि रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर जो है वो सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो वहां पे एक तीसरा टर्म भी डेल्टा सी बाई सी आ जाता। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शनल एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे इधर साइड 100% से, तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा, और इधर भी 100% और 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स जो होगा वो इक्वल होगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, ये कहानी है मल्टीप्लीकेशन का। अब अगर मल्टीप्लीकेशन को पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर डिवीजन होगा तब क्या कहानी चलेगा। ठीक है, ओके, अब डिवीजन का बात करते हैं। तो डिवीजन में क्या कहानी चलेगा अगर देखना है, तो यहां से मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए बाई बी था। ठीक है, तो अब डिवीजन को करने का दो मेथड होता है, एक लंबा मेथड है जो कि मेरे बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक को देख सकते हैं, फुल डिटेल कोर्स में भी मिल जाएगा, जो लंबा मेथड है जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम लोग बेसिक से एकदम जाते हैं। बट एक शॉर्टकट भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे y इक्वल्स टू ए इंटू बी है, तो हम लोग डिवीजन के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इंटू बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब y इंटू बी इक्वल्स टू ए यानी कि प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहां से सेम चीज। ठीक है, अगर डेल्टा ए बाई और डेल्टा बी बाई बी छोटा है तब तब हम लोग तीसरा टर्म जो इसमें का आ रहा होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा वाई बाई वाई भी फिर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये उधर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। प्लस उधर जाता है तो माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब ये जो कहानी है यहां से, ये डेल्टा वाई बाई वाई का अगर मैक्सिमम वैल्यू का फिर से बात किया जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू तो फिर से दोनों अगर प्लस में होगा तभी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा, तो यानी कि फिर से वही कहानी जो मल्टीप्लीकेशन का कहानी था वही डिवीजन का कहानी, और परसेंटेज एरर अगर वाई में निकालना या फ्रैक्शनल एरर दोनों हम लोग बोल सकते हैं, तो वो होगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, इस डिवीजन वाले रूल को भी नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। ओके, अब अगर पावर रेज करने में एरर देखा जाए, पावर रेज करना मतलब जैसे जेड मान लेते हैं ए की पावर एम है, तो अगर जेड ए की पावर एम है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जेड जो है वो ए इंटू ए इंटू ए इंटू एम टर्म्स तक। ठीक है, अगर ए क्यूब है तो ए इंटू है 3 बार। ठीक है, तो वैसे ही अगर जेड इक्वल्स टू ए की पावर एम है तो उसको ए इंटू अप टू एम टर्म्स। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल एरर जो है वो ऐड हो जाता है, फिर से यहाँ पर वो एजम्पशन आ गया क्या, कि डेल्टा ए बाई ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब डेल्टा जेड बाई जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए का फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा जेड बाई जेड जेड का फ्रैक्शनल एरर, तो ए का फ्रैक्शनल एरर प्लस फिर ये दूसरा टर्म ए है, ए का फ्रैक्शनल एरर प्लस एक, ऐसा ही करके कितना बार, एम टर्म्स तक। ठीक है, अब ये एम बार अगर एडिशन करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, एम इंटू डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा जेड बाई जेड जो हो जाएगा वो एम इंटू डेल्टा ए बाई हो जाएगा। ये कुछ नया चीज नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन से ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल एरर इन जेड जो हो जाएगा वो m इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए, या फिर अगर दोनों साइड हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर इन जेड जो हो जाएगा वो m इंटू परसेंटेज एरर इन ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपोगेट करता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर रेज करने में एरर कैसे प्रोपोगेट करता है, इसको नोट कर लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एक जनरल अप्रोच जो होता है एरर की तरफ वो कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि अपने पास कोई जनरल फंक्शन ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, y इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसमें एरर देखना है एट सम वैल्यू ऑफ x, मान लेते हैं साइन x में एरर देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हम ना मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं ना डिवीजन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल अप्रोच का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना होगा, dy बाई डी एक्स जिसको कि हम लोग f डैश एक्स भी बोलते हैं, ये यहाँ से साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर dx यानी कि अगर x में चेंज छोटा है
तो हम लोग dy बाई डी एक्स को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। यहीं से आता है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर एक्स में चेंज होता है तो उसको dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा cos x। ठीक है, तो अब अपने पास यहां से हम लोग एरर इन y, ये चेंज हो गया, या एरर भी बोल सकते हैं इसको, कि अगर y में इतना का एरर है और x में इतना का एरर है, यानी कि x इतना बढ़ जाएगा तो y कितना बढ़ेगा, वही है चेंज एरर, सेम चीज। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग डेल्टा y को लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल्स टू कॉस x इंटू डेल्टा x। ठीक है, ये डेल्टा y को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और अब अगर y में मान लेते हैं फ्रैक्शनल एरर निकालना, डेल्टा y बाई y निकालना, तब फिर से वही कहानी, डेल्टा y बाई y अगर निकालना है तो इधर y से डिवाइड किए, उधर साइड y का वैल्यू कितना था, साइन x था, तो cos x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू डेल्टा x, यानी कि ये कितना हो गया, cot x इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बोल रहे हैं, जिसको हम एक एग्जांपल से समझा कि डेल्टा y बाई y अगर निकालना है तो f डैश x, x जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा अपना फ्रैक्शनल एरर इन y। ऐसे ही करके हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में कभी कभी होगा कि माइनस साइन आ जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट इट बी, मान लेते हैं कि कोई p टर्म है जो कि है a माइनस बी, तो यहां से अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो डेल्टा p जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा a माइनस डेल्टा b आएगा। लेकिन हम जब सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं तब हम लोग बोलते हैं ना कि एरर्स जो है, एब्सोल्यूट एरर्स, वो ऐड हो जाता है। तो ये नेगेटिव साइन जो डिफरेंशिएशन में आ रहा है, इसको हम लोग चेंज टू पॉजिटिव while dealing with errors, ठीक है, तो जब हम लोग एरर्स के साथ डील करेंगे तो जो भी माइनस साइन पॉप अप होगा डिफरेंशिएशन के चक्कर में, उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे। माइनस साइन के लिए विजिलेंट रहना, यही बोला जा रहा है। जैसे a बाई बी का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन से निकालने की कोशिश करें तो डिवीजन वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें भी एक माइनस साइन आएगा बीच में, जिसको कि हम लोग अगर एरर को डील करना तो उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, ये ऐसा कहानी हम लोग तब तक ही करेंगे जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जैसे जो भी हम लोग अभी तक चीज पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, ये सारा चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए ही पढ़े हैं हम लोग, कि एरर जो है इंडिपेंडेंट, अगर दो वेरिएबल मेजर किया जा रहा है और उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाकर के जो रिजल्ट होगा उसमें एरर कितना होगा। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग मेजरमेंट हो रहा है, एक का मेजरमेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक का मेजरमेंट दूसरे को इफेक्ट करे। तो उस केस में जब वेरिएबल्स डिपेंडेंट होगा तब क्या होगा, वो जानने के लिए कहां जाना है, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस पर। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब इस माइनस साइन का क्या होगा, तब हम लोग एरर को कैसे अप्रोच करेंगे, वो अगर जानना, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, ये वहां पर भी बताएं। ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है, जानना है तो जान सकते हो, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जितना हम लोग देख लिए थ्योरी उतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। अब अगर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना है तो पहले भी बताएं, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस यूट्यूब का ही सीरीज है, उस पर जाकर के इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर थ्योरी में या क्वेश्चन में और ज़्यादा दिक्कत रह जाता है, फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए या मेरा बुक के बारे में जानना है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक कर दो। अगर लगता है कि किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल का नोटिफिकेशन आता रहे तुम्हारे पास जब जब वीडियोस अपलोड हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, बाय बाय।